हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आइए बेटा आज के इस वीडियो में हम समझेंगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के बारे में। क्लियर है बेटा? आज हम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को डिटेल में समझने वाले हैं अपने इस टॉपिक को। तो चलिए आइए करते हैं स्टार्ट। बेटा सबसे पहले आपको पता होना चाहिए गैल्वेनोमीटर है क्या। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट की प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है। अगर किसी सर्किट में थोड़ा सा भी करंट है और हमें उसको डिटेक्ट करना है कि करंट है या नहीं है, तो वो हम किसकी हेल्प से डिटेक्ट कर सकते हैं? दैट इज विद द हेल्प ऑफ गैल्वेनोमीटर। अब ये गैल्वेनोमीटर भी बेटा कई टाइप के होते हैं, उसमें से पर्टिकुलर टाइप ही हमारे सिलेबस में है और वो है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मतलब किस टाइप का गैल्वेनोमीटर? जिसमें कि कॉइल मूव करती है। क्लियर है बेटा? तो आइए चलिए इसके बारे में अब हम समझते हैं। तो बेटा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? देखिए आपको पता है जब एक करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होती है, टॉर्क प्रोड्यूस होता है। क्लियर है ना? तो जब भी देखिए मान लीजिए आपके पास क्या है, एक कॉइल है। क्लियर? इसको हमने प्लेस कर दिया किसके अंदर? एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। क्लियर? और इसमें से कुछ करंट फ्लो कर रहा है, तो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये कॉइल में डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो जाएगी। कब? जब इसमें से करंट फ्लो करेगा। यही इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। क्लियर? देखिए कैसे काम करता है। हमारे पास एक कॉइल है, हमने ऑलरेडी कुछ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है। क्लियर? हमने पता लगाना है कि क्या सर्किट में करंट प्रेजेंट है कि नहीं है। क्लियर? अगर इसमें से करंट फ्लो करता है तो डिफ्लेक्शन होगी इस कॉइल के अंदर। कॉइल के अंदर क्या होगी? डिफ्लेक्शन। उसी डिफ्लेक्शन से हमें पता चलेगा किसके बारे में? प्रेजेंस ऑफ करंट के बारे में पता चलेगा। क्लियर है बेटा? ये बात समझ में आई? तो ये था हमारा प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो सबसे पहले बेटा आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम समझते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग के बारे में। तो आइए बेटा चलिए अब हम समझते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। क्लियर है बेटा? अब कंस्ट्रक्शन में देखिए आप, इट कंसिस्ट ऑफ ए कॉइल। इसमें कॉइल है दैट इज PQRS। क्लियर है बेटा? एक कॉइल का बना हुआ है ये, जो क्या नाम दिया हमने उसको? PQRS। ये कॉइल किससे बनी है? इंसुलेटेड कॉपर वायर से बनी हुई है। ठीक है? इंसुलेटेड कॉपर वायर से बनी हुई एक कॉइल है। कॉइल का नेम क्या है? PQRS। क्लियर है? इस कॉइल को एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर लपेटा जाता है। किसके ऊपर? नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर वाउंड किया जाता है इस कॉइल को। फिर बेटा इस कॉइल को हमने एक वायर की हेल्प से सस्पेंड किया। ये वायर किस मटेरियल की बनी हुई है? फॉस्फर ब्रोंज मटेरियल की। किसकी बेटा? दैट इज फॉस्फर ब्रोंज वायर। क्लियर है? और टर्मिनल H के साथ ये सस्पेंडेड है, जिसका फर्दर कनेक्शन किसके साथ है? टर्मिनल T1 के साथ। उसके बाद बेटा इसका अदर एंड जुड़ा हुआ है एक हेयर लाइक स्प्रिंग, बहुत ही बारीक सी स्प्रिंग होती है, जिसका नाम हमने क्या दिया? S'। इसके साथ इसका दूसरा सिरा जुड़ा हुआ है और जो कि फर्दर किसके साथ कनेक्टेड है बेटा? टर्मिनल T2 के साथ। तो हमारे पास यहाँ पे टोटल टर्मिनल एक T1 हो गया और एक हो गया T2। क्लियर है बेटा? और इस जो कॉइल है ये, इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर सस्पेंड किया जाता है। यहां पर मैग्नेट है जो कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करती है। मेनली हम ऑलरेडी जो है परमानेंट मैग्नेट भी यूज कर सकते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहां पर बेटा एक मेन बात है। देखिए इसके अंदर एक है सॉफ्ट आयरन की कोर। इस कॉइल के सेंटर में क्या है? सॉफ्ट आयरन की कोर। अब इसका काम क्या होता है? ये मैग्नेटिक फील्ड को रेडियल बनाती है। क्या करती है? मैग्नेटिक फील्ड को रेडियल बनाने का काम करती है। अब देखिए इसकी शेप भी देखिए जरा आप ध्यान से, मैग्नेट की। ये भी क्या काम करती है? मैग्नेटिक फील्ड को रेडियल बनाएगी। क्लियर है? ये यहां पर इस तरह से कनकेव शेप में क्यों है मैग्नेट? क्योंकि बिकॉज इट मेक्स द मैग्नेटिक फील्ड रेडियल। क्लियर है?
अब रेडियल कैसे, वो अभी आपको बताऊंगा मैं, लेकिन फिलहाल आप इतना ध्यान रखिए इसका काम क्या है, इन दो मैग्नेट्स का रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करना। और यहां पर जो सॉफ्ट आयरन कोर है ये भी किसमें हेल्प करती है, मैग्नेटिक फील्ड को रेडियल बनाने में हेल्प करती है, और साथ में ही ये मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ाती है। क्या करती है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ाती है, और उससे क्या होगा, गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। अगर जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा उससे क्या होगा, सेंसिटिविटी ऑफ द कॉइल विल इंक्रीज, मतलब डिफ्लेक्शन जल्दी आएगी ना, इसके थोड़े से करंट से ज्यादा डिफ्लेक्शन आएगी, और यानी कि गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी क्या हो गई, बढ़ गई इससे। क्लियर है बेटा, समझ में आया? तो चलिए जल्दी से वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए। तो बेटा अब देखिए हम समझते हैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के बारे में और इसकी क्या जरूरत थी। देखिए जरा यहां पर हमने इसकी ऐसी शेप दी है जिसकी वजह से ये देख सकते हो आप, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस तरीके से जा रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड हमारा रेडियल बन गया है यहाँ पर। क्लियर है? अब इसकी क्या जरूरत थी रेडियल मैग्नेटिक फील्ड की, इससे बेटा हमेशा ये हमारी मान लीजिए टॉप व्यू है ये गैल्वेनोमीटर का, ऊपर से देखने पर। क्लियर है? तो यहां से ये हमेशा ही जो हमारी कॉइल है उसको मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रखता है। क्लियर है? ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये है हमारी कॉइल। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का क्या फायदा है, देखिए ये बीच में क्या है, हमारा सॉफ्ट आयरन। क्लियर है? और ये हमारी कॉइल, और ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है ना? तो अब ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का काम क्या है, ये हमेशा ही मैग्नेटिक फील्ड को कॉइल के पैरेलल रखता है। अब देखिए यहां पर है ये मैग्नेटिक फील्ड, अभी भी इसके क्या है, पैरेलल। अगर ये कुछ इस तरीके से हो जाए तब भी मैग्नेटिक फील्ड इसके क्या होगा, पैरेलल। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का काम क्या है, इट ऑलवेज कीप द कॉइल पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। जो कॉइल का प्लेन है उसको मैग्नेटिक फील्ड के ये हमेशा पैरेलल बनाए रखता है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? अब उससे क्या होगा, उसको पैरेलल बनाने से अब यहां पर बेटा जो टॉर्क लग रहा है ना आपके इस कॉइल के ऊपर वो मैक्सिमम हो जाता है। अब मैक्सिमम टॉर्क होने से क्या होगा, गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, काम करने की जो एफिशिएंसी है वो ज्यादा होगी गैल्वेनोमीटर की। क्लियर है? अगर टॉर्क ज्यादा होगा तो थोड़े से करंट से ही उसमें ट्विस्ट आ जाएगा और वो जल्दी से करंट को डिटेक्ट कर सकता है। क्लियर है? तो इसीलिए हम रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं। कई बार पूछा जा सकता है ये आपसे कि व्हाट इज द नीड ऑफ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। तो बेटा जल्दी से आप यहां तक नोट कर लीजिए और उसके बाद हम समझते हैं इसकी वर्किंग। तो देखिए बेटा अब हम समझते हैं इसकी थ्योरी और वर्किंग। मान लीजिए आई करंट फ्लो कर रहा है हमारे कॉइल में से और उसकी एक साइड है ए और एक साइड है बी। क्लियर है? तो एरिया उसका क्या होगा, ए इंटू बी, और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है उसमें एन। क्लियर? तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, आई, आपने ये पढ़ा होगा ना, आई बी ए साइन अल्फा। एक कॉइल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड में जो टॉर्क लगता है वो क्या है, आई बी ए साइन अल्फा, या थीटा बोल देते हैं कहीं यहां पर। तो यहां पर अगर n नंबर ऑफ, ये तो सिंगल टर्न के लिए है, अगर कॉइल में n टर्न्स हैं तो हम इसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है ना? तो अब ये समझिए ये अल्फा या यहां पर जो हम थीटा फाई जो भी एंगल लिखते हैं, ये एंगल किस किस के बीच में होता है। देखिए बेटा मान लीजिए हमारी जैसे यहां पर जो है एक कॉइल है और ये मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया। क्लियर है? तो यहां मैग्नेटिक फील्ड तो कुछ इस तरीके से जा रहा है ना, मैग्नेटिक फील्ड मेरा जा रहा है नॉर्थ से साउथ, तो कुछ इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है। अब हमें मैग्नेटिक फील्ड, अल्फा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड और ए, इन दोनों के बीच का एंगल, बी और ए के बीच एरिया वेक्टर। देखिए ये कॉइल है, इसका एरिया वेक्टर कुछ इस डायरेक्शन में होगा। क्लियर है ना? कॉइल मेरी ये रही, इसका एरिया वेक्टर कुछ इस डायरेक्शन में होगा। तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में एंगल कितना है, 90 डिग्री। कितना एंगल है, 90 डिग्री। क्लियर है? तो अल्फा 90 है तो साइन 90 बेटा 1 हो जाता है। तो टॉर्क की वैल्यू आई NIBA।
क्लियर है बेटा, समझ में आया। हम ये भी बोल सकते हैं कि इट इज द एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड द मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल, या फिर बी वेक्टर और ए वेक्टर, जो आपको इजी लगे वो आप कर सकते हो। तो क्लियर है बेटा, ये बताइए पहले, यहां तक समझ में आ चुका होगा आपको। टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, एन आई बी ए। आई क्या है, करंट, एन क्या है बेटा, नंबर ऑफ टर्न्स, बी मैग्नेटिक फील्ड और ए क्या है, एरिया। एंगल 90 डिग्री था। ये होगी मेरे पास इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए आप, जैसे कोइल रोटेट करेगी, अब देखिए जो कोइल थी हमारी, मैं सिंपली बना रहा हूं, ये एक स्प्रिंग से कनेक्टेड थी। क्लियर है, जैसे कोइल के अंदर रोटेशन आएगी तो स्प्रिंग में भी ट्विस्ट प्रोड्यूस होगा। कोइल जैसे घूमेगी, कोइल थोड़ी सी घूमी तो स्प्रिंग के अंदर भी ट्विस्ट आया, तो क्या होता है, जब हम स्प्रिंग के अंदर ट्विस्ट आता है तो वो स्प्रिंग दोबारा अपनी उसी पोजीशन में आने की कोशिश करेगा। हमने स्प्रिंग को घुमा, ऐसे खींचा पाया थोड़ा सा, कोइल जो है मेरी स्प्रिंग से जुड़ी हुई है मान लीजिए, और कोइल को मैंने पकड़ के, ये स्प्रिंग से जुड़ी हुई है, कोइल को पकड़ के घुमा दिया तो स्प्रिंग में भी तो ट्विस्ट प्रोड्यूस होगा। अब ये स्प्रिंग क्या करेगा, कोइल को दोबारा अपनी उसी पोजीशन पे ले आएगा। इसको बोलते हैं रीस्टोरिंग टॉर्क। अब जिस टॉर्क की वजह से कोइल दोबारा अपनी उसी पोजीशन में आ गई, उसे क्या बोलते हैं, रीस्टोरिंग टॉर्क। तो ये जो बेटा देखिए, एक बात समझिए, अगर कोइल में डिफ्लेक्शन ज्यादा आई तो टॉर्क भी ज्यादा, अगर डिफ्लेक्शन कम है तो टॉर्क भी कम है। तो रीस्टोरिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफ्लेक्शन इन द कोइल, थीटा। क्लियर। अब इस साइन को, प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट नंबर लगाया हमने के को बोलते हैं टॉर्जन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं बेटा, टॉर्जन कांस्टेंट। क्लियर। यहां से अब के की वैल्यू निकालते हैं, रीस्टोरिंग टॉर्क डिवाइड बाय थीटा। तो यानी कि के क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी टॉर्जन कांस्टेंट की, इट इज द रीस्टोरिंग टॉर्क required to produce unit deflection. Restoring torque required to produce the unit deflection, या यूं कहें unit angular twist। क्या बोल सकते हैं, unit angular twist, मतलब हर एक यूनिट ट्विस्ट या डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करने के लिए हमें जितना रीस्टोरिंग टॉर्क चाहिए उसी को हम क्या बोलते हैं, टॉर्जन कांस्टेंट। क्या बोलेंगे बेटा उसको हम, टॉर्जन कांस्टेंट। ये बताइए बेटा, क्लियर है, आपको समझ में आ चुका होगा। क्लियर। अच्छा, अब हम समझते हैं इक्वेशन 1 और 2। देखिए बेटा, यहां पर जो हमारा टॉर्क जितना है उतना ही हमारा रीस्टोरिंग टॉर्क होगा। क्लियर। जितना कि मैग्नेटिक फील्ड ने कोइल के ऊपर टॉर्क लगाया, स्प्रिंग के अंदर उतना ही ज्यादा रीस्टोरिंग टॉर्क आ जाता है। तो इक्वेशन 1 और 2 का यूज करें तो एन आई बी ए, और रीस्टोरिंग टॉर्क की वैल्यू बेटा के थीटा। तो यहां से हम आई की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं बेटा, दैट इज के अपॉन एन बी ए इंटू में थीटा। तो ये बताइए बेटा, आपको समझ में आया कि नहीं आया। ये किसकी वैल्यू आई मेरे पास, करंट की वैल्यू आई। कितनी है, के अपॉन एन बी ए इंटू में थीटा। तो बेटा अब हमने यहां पर जो देखिए मेरे पास ये के अपॉन एन बी ए है ना, ये टर्म कांस्टेंट आती है जिसको हम जी बोलते हैं। क्लियर है, इसको हम जी के इक्वल मानते हैं, और ये जी क्या है बेटा, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट होता है। क्या होगा, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। तो इसका मतलब मेरे पास क्या आया, I इज इक्वल्स टू जी थीटा। जी तो कांस्टेंट है ना, तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। क्लियर है। तो यानी कि बेटा थीटा क्या है मेरा, डिफ्लेक्शन। जितनी ज्यादा डिफ्लेक्शन आई करंट उतना ज्यादा होगा। क्लियर। या यूं कहें, जितना ज्यादा करंट है डिफ्लेक्शन भी उतनी ज्यादा, करंट कम तो डिफ्लेक्शन भी कम। क्लियर है। तो यहां पर आपने खुद एक लाइन लिख लेनी है, if the current is more deflection is more, if the current is less deflection is less. So the deflection in the galvanometer is directly proportional to the current.
क्लियर है बेटा, जितना ज्यादा करंट होगा उतनी ही ज्यादा गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन आएगी। क्लियर है बेटा, आपको ये समझ में आ चुका होगा। अगर फिर भी कोई किसी को डाउट आता है तो वो मैसेज करके या कमेंट करके मुझसे पूछ सकता है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को पॉज करके पहले यहां तक आप नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट है बेटा हमारे पास करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो देखिए बेटा, करंट सेंसिटिविटी क्या है? जैसे करंट अप्लाई किया जाता है गैल्वेनोमीटर में तो उसमें डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होती है। तो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट करंट, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 यूनिट करंट इज अप्लाइड, तो डिवाइड बाय करंट हो गया ना। डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट करंट, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट करंट यानी डिफ्लेक्शन बाय करंट। क्लियर है? अब आपको फॉर्मूला पता है ना आई का, ये हमने फाइंड आउट किया था अभी पीछे। क्लियर? तो यहां से आप थीटा इधर है, करंट इसके डिवाइड में ले आइए, थीटा बाय आई, तो ये चीज इधर आ गई उस तरफ, तो एन बी ए ऊपर और के नीचे। तो ये हो गया बेटा हमारा करंट सेंसिटिविटी, इसको हम डिनोट करते हैं आई एस के साथ। क्लियर है? थीटा को क्या लिखते हैं? रेडियन में लिखते हैं, एंगल है ना, और करंट को एम्पियर में, तो ऊपर चला जाएगा पर एम्पियर, रेडियन पर एम्पियर। ये क्या है बेटा? करंट सेंसिटिविटी की एसआई यूनिट। बात समझ में आई है? अब नेक्स्ट है हमारे पास वोल्टेज सेंसिटिविटी। बिल्कुल जैसे करंट सेंसिटिविटी था वैसे वोल्टेज सेंसिटिविटी। द डिफ्लेक्शन, जब 1 यूनिट वोल्टेज अप्लाई करी जाएगी तब कितनी डिफ्लेक्शन होगी, उसे बोलते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी। क्लियर है बेटा? तो Vs इज इक्वल्स टू थीटा बाय V, यानी कि द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट वोल्टेज। क्लियर है बेटा? अब यहां से देखें, थीटा की वैल्यू जो हमने यहां से हम फाइंड आउट कर लेंगे वो मैंने यहां पे पुट कर दी। V की वैल्यू क्या होती है? IR। क्लियर है? तो कैंसिल करके बेटा मेरे पास ये बचेगा। क्लियर है? तो अब ये देखिए आप, NBA बाय K, NBA बाय K, इसको हम क्या बोलते हैं? IS डिवाइड बाय क्या बच गया? R। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है बेटा? तो ये हो गया कंप्लीट। तो आप चलिए जल्दी से इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो बेटा नेक्स्ट है हमारे पास मूविंग कोइल गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी किस फैक्टर पे डिपेंड करती है। क्लियर? तो यहीं से हम चेक कर सकते हैं थीटा क्या है? डिफ्लेक्शन। जितनी ज्यादा डिफ्लेक्शन होगी उतनी ही ज्यादा इसकी सेंसिटिविटी भी होगी। क्लियर है? तो ये सेंसिटिविटी या डिफ्लेक्शन ज्यादा कब होगी? जब n की वैल्यू ज्यादा होगी, नंबर ऑफ द टर्न्स इंक्रीज करेंगी तो डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी भी इंक्रीज करेगी। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगा, देखिए इसके इंक्रीज करने से सेंसिटिविटी बढ़ेगी, मैग्नेटिक फील्ड के बढ़ने से सेंसिटिविटी बढ़ेगी, एरिया ऑफ द कॉइल बढ़ेगा तो सेंसिटिविटी बढ़ेगी, और K की वैल्यू बेटा डिक्रीज होगी तो डिफ्लेक्शन जो सेंसिटिविटी है वो बढ़ेगी। इसके घटने से ये बढ़ती है, बाकी सभी के बढ़ने से बढ़ती है। क्लियर है? लेकिन नंबर ऑफ टर्न को हम एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद नहीं बढ़ा सकते। क्यों? अगर नंबर ऑफ टर्न हमने बहुत ज्यादा कर दी तो हमारा जो गैल्वेनोमीटर है वो बहुत बल्की हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बल्की हो जाएगा, साथ में वो कॉइल जो है काफी हैवी भी हो जाएगी। क्लियर है ना? तो हम इसको कुछ हद तक तो बढ़ा सकते हैं नंबर ऑफ टर्न्स को, लेकिन बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं कर सकते। ये आप बुक में से रीड कर सकते हो। मैग्नेटिक फील्ड को हम बढ़ा सकते हैं, जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाएंगे सेंसिटिविटी उतनी बढ़ेगी। एरिया ऑफ द कोइल, अगर कोइल का एरिया हम बहुत ज्यादा ले लेते हैं तो वो भी क्या करेगा? ज्यादा गैल्वेनोमीटर को बल्की बना देगा। क्लियर है? जो कि हम नहीं चाहते। क्लियर है? तो इसीलिए एरिया को भी एक पर्टिकुलर अमाउंट तक ही इंक्रीज किया जा सकता है, उसके से ज्यादा हमें इंक्रीज नहीं करना चाहिए। तो बेटा बस इस वीडियो में आज के केवल इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।